ओके, सो आज मैं एक और टॉपिक पे डिस्कस करने वाला हूँ जो कि मेरा टीआईएफ और आईपीएचडी मैंने 2022 में दिया था, तो उसका थोड़ा एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। और अभी अभी जैसे कि रिसेंटली टीआईएफआर का एग्ज़ाम हो चुका है, और आप लोग बहुत सारे लोग जो है आईपीएचडी के लिए एग्ज़ाम दिए हैं, तो बहुत सारे लोग क्वालिफाई भी करेंगे, होपफुली सबका अच्छा होगा। और तो उसके बाद का प्रोसेस मतलब इंटरव्यू कैसा होता है, नहीं होता है, क्या पूछा जाता है, नहीं जाता है, ये सब बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं एक जनरल चीज़ जो मतलब बहुत लोगों का दिमाग में कन्फ्यूजन रहता है कि एग्ज़ाम इंटरव्यू हॉल में क्या अप्रोच होना चाहिए, उसके बारे में मैं दो चार बात बस करूँगा, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, डायरेक्ट मेन टॉपिक पे ही जाऊँगा। तो देखिए, आपको नॉर्मली जो होता है कि आपका प्रेफ़रेंस पूछा जाता है, पीएचडी आईपीएचडी इंटरव्यू में आपका प्रेफ़रेंस पूछा जाता है, ठीक है? तो आपको अगर प्रेफ़रेंस पूछा गया और आपने कुछ टॉपिक्स का नाम बताया, मान लो कि आपने ईएमटी बताया, सपोज़ मान लिया कि आपने ईएमटी बताया फर्स्ट टॉपिक, ठीक है? तो अगर वो लोग अगर न्यूक्लियर मतलब आपने शायद न्यूक्लियर नहीं बोला, लेकिन फिर भी वो लोग आपको न्यूक्लियर से क्वेश्चन पूछ रहा है, तो आप डायरेक्टली बोलिए कि सर मुझे ये टॉपिक बिल्कुल भी नहीं आता, मैं ये टॉपिक में कंफर्टेबल नहीं। दिस इज एक मतलब वेरी फाइन, ओके, मतलब आपको अगर एक टॉपिक नहीं पता, तो आप बोल दीजिए सीधा कि ये टॉपिक मुझे नहीं आता है, ठीक है? इंटरव्यू में ऐसा नहीं होता कि मुझे ये टॉपिक थोड़ा-थोड़ा आता है, हाँ, ऐसा नहीं होता। आपको आता है या नहीं आता है, बस इतना होता है। आधा-आधा आता है, थोड़ा-थोड़ा आता है, ये सब नहीं होता। तो आप डायरेक्ट बोल दीजिए कि मुझे न्यूक्लियर नहीं आता। जैसे कि मुझे न्यूक्लियर नहीं आता, एटॉमिक नहीं आता। तो पीएचडी इंटरव्यू के टाइम ऐसा हुआ था कि एक क्वेश्चन में वो लोग न्यूक्लियर में थोड़ा डाइवर्ट कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया था कि मुझे न्यूक्लियर नहीं आता। ठीक है? तो ये होता है। लेकिन मान लीजिए कि आपने ईएमटी स्ट्रॉन्ग टॉपिक बोला और उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा ईएमटी से, जो क्वेश्चन सुन के पहले ही आपको लगा कि यार ये क्या पूछ लिया, ये तो मतलब मेरा दिमाग में कुछ काम नहीं कर रहा। और एक नर्वसनेस हमें मतलब बहुत लोगों का होता है इंटरव्यू बोर्ड में। हाँ, थोड़ा पब्लिक स्पीकिंग फियर रहता है, बहुत कुछ ये सब फियर रहता है, ठीक है? तो नर्वसनेस काम करता है थोड़ा बहुत। तो सुन के आपको लगा कि आपको दिमाग में पहला थॉट यह आया कि मुझे तो ये कुछ नहीं पता, मैं तो नहीं अप्रोच कर पाऊंगा, ठीक है? तो आपने ज़्यादा सोचने का टाइम भी नहीं लिया और आपने डायरेक्ट बोला सर मुझसे तो ये क्वेश्चन नहीं होने वाला, आप किसी और टॉपिक पे या फिर इसी टॉपिक से कोई और क्वेश्चन पूछो, मुझसे ये नहीं होने वाला। आपने डायरेक्ट मतलब अपना डिफीट एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है? तो ये बहुत नेगेटिव इम्प्रेशन है, ठीक है? आपको आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और आप मतलब बिना किसी स्ट्रगल के, बिना किसी एफर्ट दे के मतलब तुरंत आपने डिफीट एक्सेप्ट कर लिया। ये बहुत नेगेटिव इफेक्ट है, ठीक है? नेगेटिव इंप्रेशन पड़ेगा इससे। आपको क्या करना चाहिए, आप पहले तो अपने फियर पे कंट्रोल करिए, 1-2 मिनट शांत खड़े रहिए, कोई बात नहीं, वो लोग आपको बिल्कुल जज नहीं करेंगे। और स्पेशली टीआईएफआर का इंटरव्यू तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। यहाँ पर प्रोफेसर इसलिए बैठे हैं होते हैं कि आपको मतलब आपका वीकनेस ना दिखाए, आपको आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट दिखाए, और आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट जो है वो आपसे एक्सट्रैक्ट करने के लिए वो लोग बैठे हैं। वो लोग अपना नॉलेज नहीं दिखा रहे हैं वहाँ, ठीक है? वो लोग बहुत अच्छे होते हैं और मतलब प्रॉपर जैसा होना चाहिए वैसा ही होता है, ठीक है? अपना नॉलेज दिखाने के लिए नहीं बैठे हैं वो लोग। तो वो लोग आपको जज तो बिल्कुल नहीं करेंगे, तो आप ऐसा मत सोचिए कि मैं 1 मिनट चुपचाप खड़ा हूँ, सर लोग मुझे डम सोच रहे हैं, मुझे सोच रहे हैं कि इसको तो कुछ नहीं आता, हंस रहे हैं मुझ पर, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है? आप खड़े होइए, फियर पे कंट्रोल कीजिए, थोड़ा सोचने की कोशिश कीजिए, शायद कुछ दिमाग पे आ जाए, कुछ गलत ही बोल दे आप, उससे भी मैटर नहीं करता, गलत बोलेंगे तो वो लोग आपको ठीक रास्ते पे ले जाएँगे, ठीक है? और अगर फिर भी आपका दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा, तो डायरेक्ट सर को बोलिए सर मुझे तो ये अभी दिमाग में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा-सा हिंट दीजिए, अब थोड़ा-सा मुझे हिंट दीजिए, थोड़ा-सा मुझे डायरेक्शन दीजिए, शायद मैं कर लूँगा। आप तुरंत डिफीट एक्सेप्ट मत कीजिए, ये नेगेटिव इंप्रेशन पड़ता है, ठीक है? तो ये एक जनरल चीज़ था जो कि मुझे लगा मुझे बताना चाहिए, तो ये चीज़ थोड़ा ध्यान रखना, मतलब मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ, तुरंत डिफीट एक्सेप्ट मत कीजिए, ये नेगेटिव इंप्रेशन देता है, ठीक है? तो ये एक चीज़ था। अब मैं डायरेक्ट अपने मतलब मेन टॉपिक पे आता हूँ। तो मेरा आईपीएचडी का टाइम मैंने 2022 में दिया था, 2022 में पेपर दिया था आईपीएचडी का। तो मेरा मार्क्स था 67, ओके। और मैंने जैसा कि पिछले वीडियो में भी बोला था कि 50 मार्क्स तक हो गया था, 50 मार्क्स एक बंदे का था, तो उसका भी इंटरव्यू कॉल आया था, मतलब जो लिस्ट था उसमें उसका नाम था, ठीक है? तो लगभग 50 मार्क्स ही कट ऑफ गया था।
अप्रॉक्सीमेटली, मतलब वो लोग तो रिलीज नहीं करते कट ऑफ, बट अप्रॉक्सीमेट इतना मार्क्स ही था, तो इतना मार्क्स आप सेफ मान सकते हो, ठीक है, 50 to 55 आप सेफ मान सकते हो। अब कुछ इधर उधर होता है तो मुझे मतलब मैं गारंटी तो नहीं दे सकता, बट इतना मार्क्स मेरे हिसाब से सेफ है, क्योंकि मैंने 2022 में देखा था ऐसा, ठीक है। तो ये आईपीएचडी का मतलब मेरा नाम था। तो उस टाइम कोरोना था, तो कोविड के टाइम ऑनलाइन इंटरव्यू हुआ था, जूम में इंटरव्यू हुआ था। तो जो जो क्वेश्चन अब मुझसे पूछा गया था मैं वो बात करूंगा। तो पहला मतलब आईपीएचडी के टाइम क्या था, उन लोगों ने कुछ प्रेफरेंस नहीं पूछा था कि आपका स्ट्रॉन्ग टॉपिक क्या है, ऐसा कुछ नहीं पूछा था। डायरेक्ट उन लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। तो एक पैनल में 4-5 प्रोफेसर्स थे और एक सीनियर था जो मतलब जो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहा था। वो लोग वो क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बाकी 4 लोगों ने क्वेश्चन पूछा, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन उन्होंने कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा था। मतलब उसी टॉपिक से पहले बोला कि अर्थ में मतलब अर्थ तो एक रोटेटिंग फ्रेम है, तो उसमें क्या क्या एक्स्ट्रा थिंग तुम्हें ऐड करना चाहिए, क्या नहीं चाहिए। तो ये कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड आपको ये, हाँ, मैंने पहले भी एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हुए बोला था कि स्पाइजल में बुक में ये सोम्स सोम्स का बुक है, CHAUMS, सोम्स आउटलाइन ऐसा कुछ नाम है इसका, आपको पता होगा। एम आर स्पाइजल, मुरारीलाल स्पाइजल, इसका एक थियोरेटिकल मैकेनिक्स बुक है, थियोरेटिकल मैकेनिक्स। तो इसमें एक चैप्टर है जो कि है मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, मूविंग कोऑर्डिनेट मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम, ओके। तो इस चैप्टर में ये सारा चीज़ बहुत ही अच्छे से मतलब एक्सट्रीमली ब्यूटीफुली है, कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड सब कुछ, बहुत सारे प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है बहुत अच्छे से, ठीक है। तो इसका जो एक्स्ट्रा फैक्टर आपको कैलकुलेट करना होता है वो ये होता है, मतलब आप अगर यहाँ पर हो लैम्डा कूल एटीट्यूड पर, और आप अब किसी मूविंग पार्टिकल जो किसी वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसका नेट एक्सलरेशन फाइंड करने की कोशिश करते हो, तो उसका एक्सप्रेशन ये होता है A = G - 2 ओमेगा क्रॉस वी। ओमेगा ये जो पार्ट है ये कोरियोलिस फोर्स का एक्सेलरेशन है, और मान लो कि ये कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, मतलब मास मास मल्टीप्लाई कर दोगे तो कोरियोलिस फोर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस एक्सेलरेशन है, ठीक है। और यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर आर भी होता है, मतलब ओमेगा क्रॉस आर ये सेंट्रीफ्यूगल पार्ट होता है। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 ओमेगा है ना, तो ओमेगा 10⁻⁻5 ऑर्डर का होता है, ठीक है। तो ओमेगा स्क्वायर जो टर्म है ये 10⁻10 ऑर्डर का होता है, ठीक है। और यहाँ पर अब सिर्फ एक ही ओमेगा का टर्म है, और ये वी पार्टिकल का वेलोसिटी है। पार्टिकल मान लीजिए कि 5 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये वो है, वो वी है पार्टिकल का वेलोसिटी। और ये है 10⁻⁻5 ऑर्डर का। तो यहाँ पर एक टर्म 10⁻10 ऑर्डर का है, वो कि बहुत ही निग्लिजिबल है, तो इसको हम कैलकुलेशन में नेग्लेक्ट कर देते हैं, ओमेगा स्क्वायर टर्म को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। तो आप ए जो होता है ना वो अप्रोक्सीमेटली G - 2 ओमेगा क्रॉस वी होता है, ठीक है। तो ये होता है। तो ये मुझे पहले बोला कि एक फोर्स का लॉ लिखो, तो ये सब मैंने कर दिखाया और बोला ये सब, ठीक है। तो फिर उन्होंने बोला कि मतलब वो जो एक्सप्रेशन होता है ना कि आप यहाँ पर लैम्डा पोलर एटीट्यूड पे हो, हाइट एज से कुछ पार्टिकल गिरा दिया, ठीक है, तो कितना डिफ्लेक्शन होता है। तो ये जो प्रॉब्लम होता है 1/3 GT³ साइन लैम्डा, ये पूरा तो डिराइव नहीं करवाया था, बट स्टार्ट मतलब थोड़ा स्टार्टिंग करवाया था कि कैसे आप अप्रोच करोगे, तो वो अप्रोच देखना चाह रहे थे, बस पूरा ये डिराइव नहीं किया था। वो बोल रहे थे कि हाँ ठीक है हम समझ गए, आप कर लोगे इसके बाद, ठीक है। तो ये चीज़ था, और बोला था कि वी वेलोसिटी से, मान लो कि यहाँ पर वी वेलोसिटी से आप फायर कर रहे हो किसी मिसाइल को, ठीक है। यहाँ पर एक पार्टिकल है और यहाँ पर वी वेलोसिटी में आपने फायर कर दिया, ठीक है, कुछ फाई एंगल से। तो ये कितना डिफ्लेक्ट होगा इसका आप कैसे डिराइव करोगे, कैसे एक्सप्रेशन होगा। तो ये एग्जाम्पल पूरा मतलब वो एक मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर में पूरा गिवन है, ये मैं अलग से अभी नहीं कर रहा हूँ पूरा डिराइव, ठीक है, क्योंकि बहुत टाइम लग जाएगा फिर। तो ये पूरा मतलब वो मूविंग कोऑर्डिनेट सिस्टम चैप्टर में गिवन है, तो बहुत अच्छा है वो बुक, आप लोग प्लीज़ देख लेना, ठीक है। तो ये सब भी थोड़ा-सा करवाया था, पूरा डिराइव नहीं करवाया था। और फिर उसके बाद इससे ही कुछ और पूछ रहे थे कि मतलब आप साउथ पोल में इतना लैटीट्यूड, मतलब वो लोग लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड बोल रहे थे कि लैटीट्यूड इतना है, लॉन्गिट्यूड इतना है, तो इससे आप फायर करोगे तो क्या होगा, तो वो मुझे ठीक से समझ नहीं आया था। तो मतलब मैं कुछ कोशिश तो कर रहा था, लेकिन ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तो उसके बाद उन्होंने बोला ठीक है छोड़ दीजिए, अब दूसरे टॉपिक पे जाते हैं, ठीक है। तो
तो ये पहला क्वेश्चन था जो कोरियोलिस फोर्स रिलेटेड वो लोग पूछ रहे थे। तो मैं पूरा तो ठीक ठाक नहीं कर पाया था क्योंकि लास्ट वाला पार्ट मेरा कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आधा आधा मैंने ठीक ठाक किया, ये पार्शियली मैंने किया था ये वाला। ठीक है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन था वो लोग मुझे एस्ट्रो से पूछ रहे थे, बेसिक एकदम एस्ट्रोनॉमी से, जो कि मतलब ये क्वेश्चन मेरा पूरा ठीक ठाक हुआ था, जो कि मतलब मतलब सीधा क्वेश्चन पूछा था। एक प्रोफेसर, दूसरा प्रोफेसर था, उन्होंने बोला कि मान लीजिए आपके पास दो स्टार्स है और आपको उन दोनों का लुमिनोसिटी का रेशियो पता है। ठीक है, कि मान लीजिए कि L1/L2 ये रेशियो आपको पता है, कुछ एक्स मान लीजिए। ठीक है, और इन दोनों का जो सरफेस टेम्परेचर है, T1 सरफेस और T2 सरफेस, इन दोनों का रेशियो भी आपको पता है। मैं सरफेस टर्म बार बार नहीं लिखूंगा, T1/T2 ही लिख रहा हूँ। ठीक है, ये भी आपको रेशियो पता है जो कि y है। ठीक है, तो आप और इनका मान लीजिए कि जो डेंसिटी है दोनों का ही, जो डेंसिटी है रो, ये R⁴ का प्रोपोर्शनल है। ठीक है, ये R⁴ का प्रोपोर्शनल है, तो आप इन दोनों का मास रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था कि मास रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो ये एक सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन मतलब कभी कभी लोग थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये सरफेस टेम्परेचर अलग से क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस बारे में थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। मतलब आपको अगर थोड़ा सा बेसिक एस्ट्रोनॉमी पता होगा तो आप ये इजीली मतलब जानोगे ये वाला कि क्या सीन है। तो देखिए, नॉर्मली हम ब्लैक बॉडी रेडिएशन में क्या करते हैं कि पावर जो इमिटेड होता है वो सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर होता है। ठीक है, सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर। और हाँ, स्टार के केस में पावर ही लुमिनोसिटी होता है, इससे कंफ्यूज मत होना कि लुमिनोसिटी क्या है। ठीक है, लुमिनोसिटी इज एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट टाइम, एनर्जी रेडिएटेड बाय यूनिट टाइम पर यूनिट टाइम, दिस इज वी कॉल्ड पावर इन जनरल, बट यही स्टार के केस में हम लुमिनोसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो सन का अगर आप लुमिनोसिटी देखोगे, आप गूगल में चेक कर लेना, ये 4 × 10⁻26 वाट होता है। लुमिनोसिटी एस्ट्रोनॉमी में हम पावर को ही लुमिनोसिटी बोलते हैं एस्ट्रोफिजिक्स में, तो इससे कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है, तो ये हम ब्लैक बॉडी में करते आए हुए हैं, और हम स्टार्स को ब्लैक बॉडी रेडिएटेड मानते हैं कि स्टार ब्लैक बॉडी एमिशन दे रहा है। हम जब स्पेक्ट्रा मेजर करते हैं तब भी हमें ब्लैक बॉडी, अप्रोक्सीमेटली ब्लैक बॉडी, कुछ एमिशन एब्जॉर्प्शन लाइन होता है, उससे अलावा हमें ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम ही मिलता है सन और इन स्टार के केस में। तो ये नॉर्मली सीन होता है। ठीक है, अब ए तो डायरेक्टली मतलब हमें पता है कि 4πr² है। ठीक है, आर इज द रेडियस ऑफ द स्टार, बट ये टी कौन सा टी है? अगर आप सन के केस में ही देखो लोगे, सन का जो सरफेस टेम्परेचर है ना वो 5,000 to 6,000 केल्विन इसके आस पास होता है। मतलब एग्जैक्ट आपको अगर चाहे हो तो मतलब कैलकुलेशन में केस में हम ये वैल्यू यूज़ करते हैं, 5800 केल्विन। ठीक है, लेकिन आप अगर कोर में जाओगे तो कोर में टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 10⁶ केल्विन। तो ये कोर का टेम्परेचर होता है। तो टेम्परेचर इज इटसेल्फ नॉट अ constant for the entire big body like sun or star, this kind of big body. Okay, so ये जो लुमिनोसिटी का अप्रोक्सीमेट रिलेशन पड़ता है, हम पढ़ते हैं सिग्मा ए टी टू दी पावर फोर, ये सन के केस में या फिर स्टार्स के केस में ये टी सरफेस होता है। ठीक है, ये टी सरफेस होता है, तो इसीलिए सरफेस टेम्परेचर बोलना ज़रूरी है एस्ट्रोफिजिक्स के इस कैलकुलेशन के केस में। ठीक है, तो अब तो ये लॉजिक आपको समझ आ गया होगा, तो अब तो डायरेक्ट बस वैल्यू पुट करना है। तो एक्स आपको गिवन है, और R1² / R2² इंटू वाई टू द पावर फोर, राइट। ठीक है, T1/T2 गिवन है, T1/T2 वाई है, और L1/L2 आपका एक्स है। ठीक है, तो मैं आपका लिख देता हूँ, L1/L2 आपका एक्स है। ओ, यहाँ पर लिखा ही हुआ है ऑलरेडी। तो ये देखिए, ये दो रिलेशन से हम कर रहे हैं। ठीक है, तो या तो x/y टू द पावर फोर टू द पावर हाफ इज इक्वल टू R1/R2। अब एम क्या होता है? एम आपका होता है 4πr² रो इंटू डी आर। ठीक है, तो M1/M2 आपका क्या होगा? M1/M2 आपका होगा रो R⁴ से वेरी कर रहा है, R⁴ R²dr 0 to R1, और यहाँ पर भी सेम R⁴ R²dr, और यहाँ पर होगा 0 to R2। ठीक है, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ ये वाला M1/M2। देखिए, यहाँ पर R⁴ है, तो R⁴ हो जाएगा, मतलब R1⁴ हो जाएगा।
और नीचे हो जाएगा डिनोमिनेटर में, तो दोनों ही केस में n+3 आएगा, तो वो कट जाएगा, उससे कोई मतलब नहीं है। R2 टू दी पावर n+3 आ जाएगा, ठीक है। तो R1/R2 का रेशियो को आपको पता है, तो यहाँ पर बैठा दीजिए आप x/y⁴ टू दी पावर n+3 डिवाइडेड बाई, तो ये आपका फाइनली आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप का एक क्वेश्चन पूछा था, जो कि मैंने कंप्लीट किया था ये वाला क्वेश्चन। और मतलब शुरू में ये थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है कि आपको अगर ये टर्म लुमिनोसिटी स्टार के केस में ठीक से पता नहीं है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। आपको अगर ये पता नहीं है कि ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन करता है, तो आप कंफ्यूज हो सकते हो। और ये सरफेस टेम्परेचर का अलग से क्यों बोल रहे हैं कि ये सरफेस टेम्परेचर है आपका, तो कोर में टेम्परेचर इतना ज़्यादा होता है, तो कौन से टेम्परेचर को लेके चलूँ, इसमें आप थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकते हो, कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन ये सब टर्म आपको अगर पता है, तो आप ये इजीली कर लोगे, ठीक है, मतलब कोई भी कर लेगा, ठीक है। तो मेरा एक बेसिक एस्ट्रोफिजिक्स का कोर्स था बीएससी एंड सेम में, तो ये सब इन सब चीज़ों में मुझे दिक्कत नहीं हुआ था, थैंकफुली। ओके, तो ये था सेकंड क्वेश्चन जो कि मैंने कंप्लीट किया था, और मतलब इससे मेरा कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया था कि चलो एक क्वेश्चन तो पूरा ठीक ठाक हो गया, ठीक है। तो अब आता है थर्ड पार्ट में। थर्ड क्वेश्चन किया था, वो एक थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप पूछ रहे थे, एक मतलब एक दूसरे मतलब और एक प्रोफेसर आए, तो उन्होंने एक थॉट एक्सपेरिमेंट टाइप क्वेश्चन पूछा। कि उन्होंने पहले बोला कि मान लो कि आपको आपने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा है, तो मैंने बोला हाँ सर पढ़ा है। तो उन्होंने बोला कि आप जब एक रॉड को ऐसे रख देते हो, मतलब किसी पॉइंट में क्लैप करके, तो अपने सेल्फ वेट के कारण ना थोड़ा डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक है, मतलब कुछ ऐसा डिफ्लेक्शन हो जाता है, ये आपने पढ़ा होगा। और ये डिफ्लेक्शन, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला भी आपने पढ़ा होगा, y max = W/3y(a)² ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा इलास्टिसिटी में, बीएससी में अगर आपने इलास्टिसिटी पढ़ा है, तो ये आपने किया होगा, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन होता है, लेकिन ये जो डिफ्लेक्शन है बहुत ही स्मॉल होता है, एक्सट्रीमली स्मॉल होता है, क्योंकि ये स्टील के केस में ये पकड़ लो, या मतलब आयरन के केस में पकड़ लो, ये बहुत ज़्यादा ऑर्डर का वैल्यू होता है, 10⁻11-12 ऑर्डर का वैल्यू होता है, ठीक है। तो ये डिफ्लेक्शन बहुत ही स्मॉल होता है, मतलब अगर आपने एक रॉड यहाँ पर, मतलब एक रियल मतलब लैब में आप हो, मान लो कि एक आपने यहाँ पर एक रॉड रख दिया, ठीक है, और कुछ टाइम बाद ये कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है, मान लो ये कुछ डिफ्लेक्ट हुआ है, लेकिन ये आप मतलब आँखों से तो मतलब आप नज़र ही नहीं लगा पाओगे, या फिर आपने देख भी लिया किसी मेज़रमेंट से, लेकिन ये मेज़र करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है कि कितना हो रहा है, ठीक है। तो इसको मेज़र करने के लिए आपके पास लैब में कुछ बेसिक सा चीज़ है, कुछ एडवांस टेक्निक नहीं है, कुछ माइक्रोस्कोप नहीं है, क्या है, कुछ नहीं है। तो आप कैसे मतलब सॉल्व कर सकते हो, कैसे इसको सोच सकते हो, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो मैंने कुछ नहीं बोल पा रहा था कि मैं क्या करूँ, तो उन्होंने एक हिंट दिया कि एंगल से कुछ सोच सकते हो, तो मैंने बोला, फिर मेरा दिमाग थोड़ा काम किया। तो मतलब अगर ऐसे कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो अप्रॉक्सीमेटली यहाँ पर कुछ एक एंगल क्रिएट हो रहा है, ठीक है। ये वाला लेंथ मुझे पता है, ठीक है, और ये वाला लेंथ भी मुझे पता है, क्योंकि दोनों का ही लेंथ एल है, और यहाँ पर एक आर्क क्रिएट हो रहा है, मतलब ये आर्क इतना ज़्यादा स्मॉल है कि इसको आप स्ट्रेट लाइन मान सकते हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि सर हम एक मासलेस रॉड जो होता है ना, एक मासलेस लंबा रॉड यहाँ पर लगा देंगे, मासलेस लंबा रॉड यहाँ पर लगा देंगे, ताकि ये थीटा ज़्यादा चेंज ना हो, थीटा का वैल्यू सेम रहे, लेकिन ये लेंथ हमें पता है, तो ये लेंथ बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ऐसे करने से देखिए, इसका थीटा, ये थीटा आपको अब सेम है, ठीक है, थीटा चेंज नहीं हुआ है, और ये लेंथ ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये वाला लेंथ अकॉर्डिंगली बढ़ेगा सिमिलर ट्रायंगल के लॉ हिसाब से। सिमिलर ट्रायंगल है ना, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है, क्योंकि थीटा चेंज नहीं हुआ है। तो ये डिफ्लेक्शन अगर y1 है, और ये डिफ्लेक्शन अगर y2 है, तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है, सिमिलर ट्रायंगल कहता है, और मान लीजिए कि ये टोटल डिस्टेंस, मतलब आपका ये मासलेस रॉड का जो आपका लेंथ है, वो आपको पता है, ये टोटल लेंथ मान लीजिए कि आप क्या मान लेंगे, आप स्मॉल एल मान लीजिए, तो ये लेंथ एल है, और ये लेंथ भी एल है, और ये टोटल लेंथ एल है, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल क्या कहता है, y1/l, मतलब मैं हाइट और हाइपोटेन्यूस को लेकर काम कर रहा हूँ, थीटा फिक्स्ड है, सिमिलर ट्रायंगल है, ठीक है। तो y1/l इज इक्वल टू, और ये y2 अब एक्सटेंड हो गया है, ये y2 अब इतना ज़्यादा हो गया है, मतलब ज़्यादा मतलब इसके कंपैरिजन में तो ज़्यादा हो गया है, कि आप ये स्केल से मेज़र कर पा रहे हो, ठीक है, इतना हो गया है इस रॉड की वजह से, इस मासलेस रॉड की वजह से।
तो ये y1/L इज इक्वल टू y2/L। तो इससे अब आपको y2 आप मेजर कर लिया, आपको ये कैपिटल एल स्मॉल एल पता है, तो इससे आप y1 का अप्रोक्सीमेट वैल्यू कुछ बता सकते हो। तो ये मतलब उन्होंने जब थीट उन्होंने फर्स्ट हिंट दिया कि एंगल को लेकर कुछ सोच सकते हो क्या, तो उसके बाद मैंने ये अप्रोच उनको बताया। तो ये एक बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट था मेरे इंटरव्यू का। ठीक है, तो ये थॉट एक्सपेरिमेंट मतलब उस समय मेरा दिमाग काम कर गया था। तो ये मैंने एक बताया मतलब मासलेस रॉड स्टेप इटसेल्फ पॉसिबल नहीं है, ये एक हाइपोथेटिकली हो गया, लेकिन कुछ अप्रोच मैंने बताया था कि इस तरह आप सोच सकते हो। तो ये उनसे उनको अच्छा लगा। ठीक है, मतलब उनके बॉडी लैंग्वेज देख के ये लग रहा था कि वो लोग सेटिस्फाइड हुए ये सेंसर से। ठीक है, फिर उन्होंने एक और भी मेथड बोला, कुछ ऑप्टिकल रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्शन कुछ बोला था, मुझे इतना याद नहीं है, लेकिन बोला था कि वो ज़्यादा इफेक्टिव मेथड है। बट ठीक है, ये मेथड भी मतलब ठीक है, अप्रोक्सीमेटली आप कुछ तो कर सकते हो। तो ये वो लोग सेटिस्फाइड हुए थे। तो ये क्वेश्चन में भी मेरा पॉजिटिव इंप्रेशन आ गया था। ठीक है, तो ये एक अच्छा पार्ट था मेरा इंटरव्यू का। और लास्ट एक और प्रोफेसर आए जो कि मतलब एडल्ट से रिलेटेड कुछ पूछ रहे थे। मतलब मान लीजिए कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो लोग क्या पूछ रहे थे, कि मान लीजिए आपके पास कुछ क्वांटिटी एक्स है, और ये वाई टू द पावर अल्फा जेड टू द पावर बीटा से मतलब रिलेटेड है वाई और जेड से। तो आप मतलब नॉर्मली हम क्लास 11 में जो करते हैं, ठीक है, तो डेल्टा एक्स वाई एक्स इज इक्वल टू अल्फा इंटू डेल्टा वाई बाई वाई प्लस बीटा डेल्टा जेड बाई जेड, ऐसा हम लिख देते हैं डायरेक्ट। बट ये आता कहाँ से है? ठीक है, ये बेसिकली मतलब आपका अगर एक फंक्शन एफ आप देख रहे हो जो कि वाई और जेड का फंक्शन है, तो इसका कुछ मीन वैल्यू होगा। ठीक है, एवरेज वैल्यू इफ वाई नॉट जेड नॉट, प्लस आप टेलर सीरीज एक्सपेंड करते हो, राइट। ठीक है, इफ वाई माइनस वाई नॉट डी डेल एफ डेल वाई एट वाई नॉट प्लस जेड माइनस जेड नॉट डेल एफ डेल जेड एट जेड इज इक्वल टू जेड नॉट, प्लस जो हायर ऑर्डर टर्म्स होता है इसके बाद स्क्वायर का आएगा, क्यूब का आएगा। तो ये चलता है। तो ये सब फॉर्मूला ना ये बेसिकली टेलर सीरीज से आता है। ठीक है, तो ये मेनली वो लोग बताने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैं बोल नहीं पाया। मैं ऑनेस्टली इतना तक बोला और फिर मेरा दिमाग कुछ काम नहीं किया। मुझे उस समय ये सब पता भी नहीं था उतना, मेरा दिमाग उतना काम नहीं किया। फिर उन्होंने ही बोल दिया कि ये ऐसे करना होता है, तो आप ज़रा मतलब बाद में देख लेना बुक से। तो मेरा इंटरव्यू इतना तक ही चला था। और मुझे ऑनेस्टली बताओ तो मुझे इंटरव्यू के बाद ऐसा लगा था कि हाँ मतलब फर्स्ट 3 क्वेश्चन मैंने ठीक ठाक ही लगभग बताया है। ठीक है, तो मेरा चांसेस है। और इवेंचुअली जो होना था वही हुआ, मेरा डीटीपी में सिलेक्शन हो गया था। ठीक है, मुझे डीटीपी फर्स्ट चांस में ही मिल गया था। उन्होंने 2022 में आईपीएचडी में टोटल 13 लोग लिए थे। ठीक है, जितना मुझे याद आ रहा है 13 लिए थे। तो 13 में मेरा डीटीबी में हो गया था। बट लोगों ने बोला कि एमएससी पीएचडी बेटर, तो मैंने आईआईटी बॉम्बे से एमएससी ही चूज़ किया। मतलब आईपीएचडी मैंने चूज़ नहीं किया, वो अलग बात है। लेकिन मेरा हो गया था। ठीक है, एमएससी आईआईटी में चूज़ किया, आईआईटीबी में जो जो भी हो। तो ये मेरा इंटरव्यू का सीन था जो कि मैंने आपको शायद अच्छे से समझाया होगा। और मैं मतलब अब इंटरव्यू में कैसा क्वेश्चन पूछा इससे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लगेगा कि हाँ किस तरह से मुझे अप्रोच करना चाहिए, क्या क्या चीज़ मुझे थोड़ा देखना चाहिए। बट जो मेन चीज़ है, देखिए ये क्वेश्चंस तो आपको नहीं पूछेगा, आपको कुछ और क्वेश्चंस पूछेगा। ये तो मैंने बस अपना एक्सपीरियंस बताया, लेकिन मेन चीज़ जो है ना, जो आपको याद रखना चाहिए, जो कि मैंने ये पहले बोला, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंटरव्यू है आप सभी के लिए। कि आपको अगर कुछ ऐसा टॉपिक वो लोग पूछ ले कि जो आपको बिल्कुल नहीं आता, तो आप पहले ही बोल दीजिए कि नहीं मुझे नहीं आता। लेकिन आपके स्ट्रॉन्ग टॉपिक से अगर वो लोग कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है और आपका ब्लैकआउट हो गया है, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो फियर पे कंट्रोल कीजिए, वेट कीजिए, या फिर सर को बोलिए कि सर मुझे हिंट दो। मतलब तुरंत अपना डिफीट एक्सेप्ट मत कीजिए कि सर मुझसे ये नहीं हो रहा। ये नेगेटिव इंप्रेशन देता है। ठीक है, तो या आई थिंक बहुत कुछ बोल चुका हूँ। और ठीक है, आपको अगर कुछ और जानना हो और एक्सपीरियंस के बारे में आपको कुछ जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हो। और पीएचडी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस मैंने पहले ही ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा था, मैंने 2024 में, मतलब रिसेंटली मैं टीआईएफ और मुंबई पे ही हूँ, तो उसका भी इंटरव्यू एक्सपीरियंस मैंने बता रखा है। उसका वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, तो आप चाहो तो वहाँ पर डिस्क्रिप्शन से पीएचडी का लिंक मतलब इंटरव्यू का एक्सपीरियंस भी देख सकते हो। ठीक है, तो या दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।